ये जो रेड हाइलाइटेड आइलैंड आप देख रहे हैं इसे द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या यूके कहते हैं। आज सिर्फ 94,000 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ ये कंट्री सिर्फ 100 साल पहले 1/4 दुनिया पर राज करता था। नॉर्थ अमेरिका से लेकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक इसी का सिक्का चलता था। इंसानी तारीख में शायद ही कोई एम्पायर इस पीक पर पहुंची हो कि सूरज निकलता भी उस पर हो और गुरूब भी उसी पर होता हो। मगर दुनिया की मोस्ट पावरफुल एम्पायर कोलैप्स करते करते आज इस हाल में पहुंच चुकी है कि आज यूके अपनी हिस्ट्री के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। 2024 के स्टैट्स के मुताबिक यूके का डेट उसके जीडीपी का 99.5% हो चुका है। हालांकि अगर आप इसके पड़ोसी कंट्रीज को देखें तो आयरलैंड का डेट जीडीपी का 43%, जबकि जर्मनी का डेट उसके जीडीपी का 64% है। गैंग वायलेंस और होमलेसनेस पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 सालों में यूके में होमलेसनेस 50% बढ़ी है। हाई सैलरीज और वेजेस जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग लंदन को खींचे चले आते थे, पिछले 16 साल से वो 2008 के लेवल पर हैं, जबकि इन्फ्लेशन रेट आज पिछले 40 सालों में सबसे हाईएस्ट है। हजारों स्किल्ड वर्कर्स अच्छी सैलरीज की तलाश में यूके छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी में 1 करोड़ लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जी रहे हैं। 2 million people in the UK go without food for at least 1 day in a month. And if you remove London from the UK, the country is as poor as Mississippi, which is the poorest state of America. NHS जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल था कि हेल्थ केयर कैसी होनी चाहिए, आज इस हाल में है कि 80 लाख लोग क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद हॉस्पिटल्स में वेटिंग लिस्ट पर हैं। और सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्राइसिस में हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या ट्रांसपोर्ट हो। यूके आज दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग डेवलप्ड नेशन बन चुका है। आज से कुछ दिन पहले ब्रिटेन लिटरली जल रहा था। लोग गाड़ियों को आग लगा रहे थे, घरों पर पत्थर मार रहे थे। आज हालात ये हैं कि इलॉन मस्क भी ये ट्वीट कर रहा है कि यूके में सिविल वॉर यकीनी है। What happened to the most powerful country in human history? पूरी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन ने ऐसी क्या मिस्टेक्स की हैं कि आज वो इतने शदीद क्राइसिस का शिकार है। आज जानते हैं सच ये है कि इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 2016 में जब यूके ने ये डिसाइड किया कि अब वो यूरोपीय यूनियन छोड़ देगा। 23 जून 2016 को एक स्पेशल रेफरेंडम हुआ जिसमें 50% ब्रिटिश लोगों ने ये वोट दिया कि अब वो यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना चाहते, और यही वो पॉइंट था जहां से ब्रिटिश इकोनॉमी में क्राइसिस शुरू हुआ। यूके के यूरोपीय यूनियन छोड़ने के इस प्रोसेस को ब्रेक्सिट कहते हैं। अब यहाँ पर आपको हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझने की जरूरत है, और वो ये है कि यूरोपीय यूनियन कैसे और क्यों बनी। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो यूरोपियन कंट्रीज को एहसास हुआ कि अगर वो इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो उनके सारे रिसोर्सेज और पैसा बस आर्मी बनाने और अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने में लगता रहेगा। अगर हम यूरोप का मैप देखें तो 2 चीजें बड़ी ऑब्वियस नजर आती हैं। एक तो ये सारे कंट्रीज छोटे छोटे हैं, और दूसरा ये आपस में कनेक्टेड हैं। यूरोपियन लीडर्स ने सोचा कि अगर हम इसी तरह सेपरेट कंट्रीज के तौर पर बिहेव करते रहे तो हमारी आपस की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और ना हम कभी तरक्की कर सकेंगे। इसीलिए 1952 में 6 कंट्रीज बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नेदरलैंड्स ने मिलकर यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनाई ताकि अपनी कंट्रीज की इकोनॉमीज को मैसिवली बूस्ट कर सकें। ये कम्युनिटी बनाने का इन कंट्रीज को बहुत फायदा हुआ। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने के लिए कोयले और स्टील की जरूरत थी, और ये दोनों चीजें बहुत सस्ते रेट्स पर जर्मनी ने उसे प्रोवाइड कर दी। इस तरह फ्रांस को बहुत कम पैसों पर रॉ मटेरियल मिल गया और जर्मनी को आसानी से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक बायर मिल गया जो उससे बहुत करीब भी था और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ना होने के बराबर थी। इसी तरह इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग को जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्रीज की मार्केट तक एक्सेस मिली। तो ऑल इन ऑल ये 6 कंट्रीज बगैर टैक्सेस और लड़ाई के आपस में ट्रेड कर रहे थे और इनकी इकोनॉमीज तेजी से ग्रो करने लगी। इसी सक्सेस को देखते हुए बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने लगे और 1993 तक 12 कंट्रीज इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके थे और यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स यूरोपीय यूनियन का हिस्सा थी, और यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूरोपीय यूनियन में होने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यूरोप में रहने वाले आजादी से किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते थे, वहां जॉब कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, वहां घर बना सकते थे। इसी तरह तिजारती माल बगैर किसी टैक्स या फीस के सब कंट्रीज में जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल, ग्रीस में बैठा हुआ फर्नीचर बेचने वाला बिजनेसमैन आसानी से अपना फर्नीचर यूके में बेच सकता था और उसे कोई एडिशनल टैक्स या फीस नहीं देनी पड़ती थी। इसी तरह यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने की वजह से हर कंट्री को एक एडिशनल एडवांटेज ये भी था कि जब वो यूरोप से बाहर वाले कंट्री से ट्रेड डील्स नेगोशिएट करते थे तो ये नेगोशिएशन अकेले नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन उस कंट्री के बिहाफ पर करती थी। और जाहिर है इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की बैक होने की वजह से हर कंट्री की नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा थी। तो जब यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने के इतने ज्यादा फायदे थे तो यूके ने यूरोपीय यूनियन छोड़ी क्यों? इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि यूके को ये लगता था कि उसके यूरोपीय यूनियन में होने का ज्यादा फायदा यूरोपीय यूनियन को है। फॉर एग्जांपल 2012 से 2016 के बीच यूरोप ने ब्रिटेन के समुद्र से 7.5 लाख टन की मछली पकड़ी, जबकि ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन के पानी से सिर्फ 90,000 टन मछली पकड़ी। इसी तरह 2013 में यूके का यूरोपीय यूनियन के बजट में कंट्रीब्यूशन 17 बिलियन था, जबकि इसके रिटर्न में उसे सिर्फ 6.3 बिलियन मिला था। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज उनका फायदा उठा रहे हैं। दूसरा रीजन था इमिग्रेशन। यूरोपीय यूनियन में अब पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी जैसे कंट्रीज भी शामिल हो चुके थे और क्योंकि ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप से काफी गरीब था तो यहाँ के लोग इमिग्रेशन करके यूके आने लगे। इस टॉपिक पर हमने रिसेंटली ये वीडियो बनाई है और बताया है कि ईस्टर्न यूरोप इतना गरीब और वेस्टर्न यूरोप इतना अमीर कैसे हुआ। इस माइग्रेशन की वजह से यूके की फॉरेन पॉपुलेशन जो कि 2004 में 5.3 मिलियन थी वो 2021 में 9.5 मिलियन तक जा पहुंची थी। इसी तरह 2010 में अरब वर्ल्ड में सिविल वॉर शुरू हो गई और यूरोप ने अरब इमिग्रेंट्स के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए एंड सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स ब्रिटेन का रुख करने लगे। यहाँ पर भी ब्रिटेन को लगा कि ईयू के इस फैसले का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है। इस बढ़ती हुई इमिग्रेशन की वजह से यूके के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेजेस, हर चीज पर असर पड़ने लगा और लोगों में एक बिलीफ डेवलप होने लगा कि सब बुराइयों की जड़ यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज हैं। और ऐसे में ही ब्रिटिशर्स में सॉवरेनिटी की फीलिंग्स डेवलप होने लगी। उन्हें लगने लगा कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन के बगैर ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकता है और उसे उनके डिसीजंस का बर्डन उठाने की जरूरत नहीं। यही वो तीसरी रीजन थी जिसके बाद फिर 2016 में रेफरेंडम हुआ और ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल खिलाफ। ब्रेक्सिट का यूके पर बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक्सिट के बाद 2016 से 2021 के बीच इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट 25% तक गिर गई और फिर कोविड के आने और रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने से ये क्राइसिस वर्स होता चला गया। एक तरफ इन्वेस्टमेंट कम थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन यूक्रेन को रशिया के खिलाफ हैवी फंडिंग कर रहा था और तीसरी ही तरफ एनर्जी सैंक्शंस की वजह से वो रशिया से ऑयल और गैस भी नहीं खरीद सकता था। एंड फिर ब्रेक्सिट के बाद यूके का ट्रेड बुरी तरह हिट हो चुका था बिकॉज ब्रेक्सिट से पहले यूरोपीय यूनियन यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। यूके की 48% इंपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन से होती थी, लेकिन तब इस इंपोर्ट पर कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स नहीं था। मगर ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटिश गुड्स आजादी से यूरोप नहीं आ सकते थे। इसी गलती को सुधारने के लिए 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक अब ब्रिटेन यूरोप के साथ बगैर किसी टैक्स या कस्टम ड्यूटी के ट्रेड कर सकता था। बट परहैप्स इट वाज टू लेट। ब्रिटेन को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और ऐसी इकोनॉमीज फाइनेंशियल शॉक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत वल्नरेबल साबित होती हैं। जैसे कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बड़ा धचका लगा था, मगर वहीं चाइना क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है तो उसे इस फाइनेंशियल क्राइसिस में उस शिद्दत का नुकसान नहीं हुआ जैसे कि अमेरिका या यूरोप को हुआ था। यही वजह है कि 2008 में जहां फाइनेंशियल और आईटी इंडस्ट्रीज में जबरदस्त ले ऑफ्स हुए हैं, वहीं नेस्ले और P&G जैसी कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ये कंपनीज एसेंशियल चीजें बनाती हैं जैसे पानी, साबुन, रेजर वगैरह, जिसे लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट करता है। ब्रेक्सिट का एक और बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि यूके में आज जबरदस्त लेबर शॉर्टेज है। 2024 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग यूके में 30,000 नर्सेज की शॉर्टेज है। एक तरफ यूके की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इन्वेस्टमेंट गिर रही है
पैसा आ नहीं रहा, और दूसरी तरफ यूके के पास अपनी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर खर्चने के लिए पैसा नहीं है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, यूरोप में किसी को यूके की इस सिचुएशन से कोई मतलब नहीं, बिकॉज यूके अपनी मर्जी से यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ था। जॉब्स है नहीं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, और नतीजतन ब्रिटिश नेशनल्स में गुस्सा बढ़ रहा है, और इस गुस्से को कभी वो इमिग्रेंट्स पर और कभी दूसरी नेशनैलिटीज के लोगों पर निकाल रहे हैं। ऐसे हालात शायद ही पहले कभी यूके में देखने को मिले हों। सो यूके इज इन अ डीप मेस। गलत डिसीजंस और सेल्फिश सोच ने ब्रिटेन को आज इस मकाम पर लाकर खड़ा किया है। जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि हम बहुत जल्द अपनी आंखों के सामने द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर को कोलैप्स होता देखें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।